नौकरशाह थे, नौकरशाह थे। मनसबदार मुगलों के यहाँ क्या थे बेटा? नौकरशाह थे। लिखेंगे बेटा मनसबदारी, मनसबदारी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था कौन प्रारंभ किया था बेटा? अकबर प्रारंभ किया था। और इक्तादारी कौन स्टार्ट किया था? इल्तुतमिश स्टार्ट किया था। मनसबदारी व्यवस्था कौन प्रारंभ किया था? अकबर प्रारंभ किया था। ठीक है, मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था कौन लाया था बेटा? अकबर। मनसबदार ये कौन लोग हैं? नौकरशाह लोग हैं, है ना, प्रशासन में। आप देखेंगे अभी आगे बेटा। तो सबसे पहले तो बेटा लिखेंगे मनसब, एक हेडिंग डालिएगा मनसब। पहले मनसब जाने, मनसबदार ऑटोमेटिक आप जान जाएंगे। ठीक है, जैसे एकता जान गए तो एकतादार जान गए, है ना। मनसब लिखें बेटा, लिखेंगे मनसब शब्द, मनसब शब्द पद या स्थिति का, स्थिति का सूचक, सूचक था। मनसब शब्द पद या स्थिति का सूचक था, रैंक का सूचक था, है ना। पद या स्थिति का सूचक था, जिसे ये पद दिया जाता था, जिसे ये पद दिया जाता था, जिसे ये पद दिया जाता था, उसे मनसबदार कहा गया। जिसे ये पद दिया जाता था उसे मनसबदार कहा गया। मनसब माने रैंक होता है, पोस्ट होती है, पद है ना। तो देखिए बेटा, मनसब शब्द पद या स्थिति का सूचक था, बात खत्म। जिसे ये पद दिया जाता था उसे क्या कहा जाता था? मनसबदार कहा जाता था। लिखेंगे बेटा मनसबदारों को 2 पद दिया जाता था, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। मनसबदारों को हटा बेटा, एक बार देखिएगा, इधर देखिएगा। मनसबदारी व्यवस्था कौन लाया था? अकबर लाया था। मनसब का मतलब क्या था? पद या रैंक। जिन्हें पद दिया जाता था उन्हीं को क्या कहा गया? मनसबदार। यहाँ मनसबदारी व्यवस्था में कितने पद दिए जाते थे बेटा? 2 पद दिए जाते थे। तो लिखेंगे बेटा कि मनसबदारी प्रथा में कै पद दिए जाते थे? 2 पद दिए जाते थे। नंबर 1 लिखेंगे आप, नंबर 1 है जात पद, है ना। कौन सा पद? जात पद। देखेंगे आप, जात पद है ये, है ना। ये जात पद क्या था, क्या है ये, क्या बता रहा है? देखें, अगर हम ही को मनसबदार बनाए गए तो हमारे पास 2 पद होते थे। एक तो था जात पद और एक था सवार पद। अभी देखें हमारे पास 2 पद होते थे। जात पद का ये मतलब था, ये पद हमारे रैंक, हमारे वेतन का निर्धारण करता था। जात पद, है ना, कि इतने का जात मिला हुआ है ना, इतना इनको वेतन दिया जा रहा। तो एक जात पद होता था, एक सवार पद। पहले जात पद हम लोग जान लेते हैं, फिर सवार पद जान लेंगे, है ना। लिखेंगे बेटा ये पद वास्तविक स्थिति तथा वेतन का निर्धारण करता था। ये पद वास्तविक स्थिति तथा, अरे भाई कितने बड़े अधिकारी तो कितना सैलरी मिलेगी आपको, है ना। जितने बड़े अधिकारी होंगे तो उतनी ज्यादा सैलरी मिलेगी। तो सैलरी का और स्थिति का निर्धारण कौन सा पद करता था? जात पद। दूसरा लिखेंगे बेटा सवार पद। दूसरा था सवार पद। सवार पद, सवार पद लिखेंगे बेटा मनसबदार के पास कितने सवार या इसी को कहेंगे सेना है। मनसबदार के पास कितने सवार, घुड़सवार भाई, मनसबदार के पास कितने सवार या सेना है, इसका निर्धारण कौन सा पद करता था? सवार पद करता था। ये सैन्य, लिखें बेटा, ये सैन्य उत्तरदायित्व का सूचक था। ये पद जो था, अंडरलाइन करना बेटा, ये खूब बेहतरीन सवाल यहाँ से बना है परीक्षाओं में। ये सैन्य उत्तरदायित्व का सूचक था।
वेतन पाने वाला कौन है भाई, सूचक था जात पद, और सैन्य उत्तरदायित्व वाला सूचक कौन था, सवार पद। वेतन वाला जात पद और सैन्य, कितनी सेना आपके पास है बेटा? अगर हम कहें इधर देखें, यहाँ देखें, ठाकरे सर है ना, ठाकरे सर को लालगंज के मनसबदार हैं, और क्या पद उनके पास है देखें, 5000 का इनके पास है जात पद, और 9000 का क्या है बेटा, सवार पद है। इसका मतलब समझ गए आप, 5000 रुपया क्या मिल रहा है हमको, हमारा वेतन वाला सिस्टम जो निर्धारित होगा किस पद से होगा, जात। हमारे पास कितनी सेना है, हमारे पास सेना कितनी है, 9000। इतने बड़े हम मनसबदार, जब दरबार में एंट्री मारते थे मनसबदार, तब वहाँ बोला जाता था, है ना, कि भाई वहाँ फलानी जगह का मनसबदार, 5000 के मनसबदार दूसरा आ रहा है। जब जो वो मेन जो कहा गया मनसबदार, अगर इन दोनों में से आप कहें कि सर इन दोनों में से एक बताएं जो प्रचलित था, उसी को ही मान लिया गया मनसबदार, तो वो कौन सा पद था, जात पद, है ना। 5000 के मनसबदार आ रहे हैं, 8000 के मनसबदार मान सिंह आ रहे हैं। पूरे मुगल काल में सबसे बड़ा मनसबदार 30,000 का मनसबदार दारा सिको, मुगल बादशाह शाहजहां का बड़ा लड़का दारा सिको पूरे मुगल काल का सबसे बड़ा अधिकारी यानी मनसबदार बनाया गया था। कितने के मनसबदार, 30,000, है ना। पूरे मुगल काल का सबसे बड़ा मनसबदार किसे बना। अच्छा बेटा, मनसब क्या होता है, मनसब माने पद, और रैंक जिसे दे दिया गया वही क्या है, मनसबदार। कौन लाया व्यवस्था, अकबर। मनसबदारों को 2 पद दिए जाते थे, कौन से, जात पद। जात पद का मतलब उसका रैंक, उसके वेतन का निर्धारण इससे होता था, और सवार पद से निर्धारण होता था किसका, वो सेना कितनी रखा है, कितनी सेना रखे हैं, है ना, सवार पद इतना है ना। तो सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण कौन सा पद करता था, तो आप बताइएगा सवार पद। लिखे अब यहीं से बात देखें बेटा, इतना जाने ना, मनसबदारी जान गए, मनसबदार जान गए, मनसब जान गए, जात जान गए, सवार जान गए। अब यहीं से एक लिंक किया है बेटा, इधर देखें, जो आया बैठ जाएगा, आए उनको ना देखें, यहाँ देखें आप बेटा, देखिएगा आप लिखेंगे बेटा, मनसबदारों को यहीं से ये वाला खत्म होगा बेटा, वो दूसरा वाला टॉपिक। मनसबदारों को भूखंड या इलाका दिया जाता था। लिखिएगा, मनसबदारों को भूखंड या क्या दिया जाता था, वही सेम टू सेम वही वाला है, या इलाका दिया जाता था। मनसबदारों को भूखंड या इलाका दिया जाता था, इसे जागीर कहा गया। मुगल काल में इसे क्या कहा गया, इसे जागीर कहा गया। जागीरें दी जाती थी, है ना। इसे क्या कहा गया बेटा, जागीर कहा गया। जिन्हें जागीर दी जाती थी उन्हें जागीरदार कहा गया। यानी मनसबदार ऑटोमेटिक क्या बन जाते थे, जागीरदार तो बन जाएंगे ना। जिन्हें जागीर दी जाती थी उन्हें जागीरदार कहा गया। बात कहाँ से शुरू हुई बाबू लंबू, देखो बात यहाँ से शुरू हुई थी, वतन जागीर से, है ना। बात स्टार्ट हुई थी कहाँ से बेटा, वतन जागीर से, और आकर के खत्म हो रही यही जागीरदारी। एनसीईआरटी की यही विशेषता है बेटा, वो आपको इतना अच्छा समझाएगा ना, इतना अच्छा लिखा हुआ है। अगर आप कायदे से पढ़ें तो आपको कुछ याद नहीं करना होता है। जब आप पीसीएस प्री निकालेंगे तो मेंस की तैयारी करेंगे तो वहाँ तो लिखना होगा ना, आईएएस में लिखना होगा। तो एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेना तो वो याद करने का झंझट ही खत्म हो जाएगा साहब, है ना। सब सही चल रहा है ना। तो एक चीज़ याद रखेंगे आप, तो आप क्या क्या सीखे बेटा इस वाले में, वतन जागीर जान गए। हाँ सर, और पहले सर इधर ही आ जाए, और पहले आ जाए। हाँ अच्छा, वतन जागीर देखेंगे आप, वतन जागीर समझे आप, पाही जागीर समझे आप। अच्छा, जागीर जाने आप, अभी जागीर भी तो समझ गए होंगे। जागीर क्या है, जागीर क्या था, नकद वेतन के बदले दिया गया भूखंड क्या था, जागीर था। जिसे जागीर दे दी जाती थी वो कौन था, जागीर था, है ना। अगर जागीर अपने यहाँ मिल जाए तो वो कौन सी जागीर है, वतन जागीर। अगर जागीरें दूर दी जाती थी तो वो थी पाही जागीर बेटा, है ना। मनसब जाने आप, मनसब माने पद था, रैंक था। मनसब वो जिसको दिया जाता था पद, वो क्या कहलाता था, मनसबदार। और मनसबदारी व्यवस्था कौन लाया था, अकबर लाया था। मनसबदारों को 2 पद दिए जाते थे, एक जात पद, एक सवार पद। जात पद किसका निर्धारण कर रहा था, उसके पद, उसके पोस्ट, उसकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान का, है ना, कितना बड़ा अधिकारी। और सवार पद
कितना सेना रखा है उसका निर्धारण कर देता था। कौन सा पद? सवार पद। बेटा यहीं पर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे आप, मशरूत मनसबदार। एक हेडिंग डालें आप, देखें मनसबदारों का एक प्रकार दिया गया बेटा, मशरूत मनसबदार। ये मशरूत मनसबदार का यानी आपको अपने क्षेत्र में अगल बगल जिला जो हमारा है, अगल बगल बाजारे हैं, यहाँ कहीं मिलबन करेगा, है ना। तो एक चीज जाने, मशरूत मनसबदार किसे कहा जाता था बेटा? तो आप जरा देखिएगा, आप मशरूत मनसबदार लिख लिए बेटा, लिखेंगे जब एक मनसबदार का पद खाली होता था। जब एक मनसबदार, समझ ले, पहले समझ ले फिर बता दे, समझे बाबू। अगर हम मान ले यहाँ के मनसबदार हैं, है ना, एक मनसबदार लखनऊ का है, अब लखनऊ वाला मनसबदार नहीं रहा अपने पद पर, उसे हटा दिया गया, उसकी जगह खाली है, तो हम ही को क्या किया गया, हमको यहाँ से कहा गया कि अरे आप ठाकरे सर, आप एक काम करिए, अपनी मनसबदारी संभाल रहे हैं आप, है ना, वो वाली भी कुछ दिनों के लिए संभाल लीजिए। जब अतिरिक्त मनसबदारी संभालनी होती थी, एक आदमी अलग 2 जगह संभालने लगता था, ऐसे मनसबदारों को क्या कहते थे? मशरूत मनसबदार। लिखे बेटा, क्या लिख रहे हैं आप? जब एक मनसबदार का पद खाली होता था तो किसी अन्य मनसबदार को अतिरिक्त मनसबदारी दी जाती थी। तो किसी अन्य मनसबदार को अतिरिक्त मनसबदारी दी जाती थी। समझ में आ रही बात? अतिरिक्त मनसबदारी दी जाती थी। ऐसे मनसबदारों को मशरूत मनसबदार कहा गया। ऐसे मनसबदारों को मशरूत मनसबदार कहा गया। ठीक है बेटा, ऐसे ही मनसबदारों को क्या कहा गया? मशरूत मनसबदार कहा जाता था। जब एक मनसबदार को उसके पद से हटा दिया जाता था बेटा, है ना, तो क्या कि वो जगह खाली हो जाती थी, है ना, तो वहाँ पता चला बगल में जो मनसबदार है उससे कहा जाता था आप ये वाली जागीर भी संभालिए, अपनी जागीर संभालिए, साथ साथ किसी अन्य की जागीर भी सब जब संभालने के लिए दे दी जाती थी। वो मनसबदार तो जागीरदार बन ही जाता था ना बेटा, मनसबदार ऑलरेडी क्या बन जाएगा? जागीरदार, है ना। तो अब आप बताएंगे कि जब एक जागीरदार मुगल काल में, बेटा ये भी पूछ सकता है ना कि जागीरदार आप जहाँ के जागीरदार हैं वो तो जागीरदारी आपके पास है, कोई पड़ोस में अगर जागीरदारी खाली वो भी आपको दे दी जाए संभालने के लिए, तब ऐसे में आपको कौन सा जागीरदार कहा जाएगा? मशरूत जागीरदार। बेटा इन्हीं को क्या कहा गया? मशरूत जागीरदार। मुगल काल में बहुत 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 बेहतरीन इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, खूब पूछा जाता है। मनसबदार जान गए आप, जागीरदार जाने आप, मनसब जाने आप, जागीर जाने आप, तो बताइए वतन जागीर क्या है? बताइए पाही जागीर क्या है? मुगल काल में पाही जागीर क्या थी? जब दूर जागीरें दी जाती थी। अब ये मनसबदारी व्यवस्था क्या बेटा पूछेगा कि जो मनसबदार होता था अपने क्षेत्र का क्या भू राजस्व या लगान वसूलता था मुगल काल में? हैं, इक्तादार तो वसूलता था ना, क्या मनसबदार भी अपने क्षेत्र में लगान वसूलता था? लिखेंगे बेटा, लिखेंगे मनसबदार अपने क्षेत्र से भू राजस्व वसूलता था। मनसबदार अपने क्षेत्र से भू राजस्व वसूलता था। मनसबदार अपने क्षेत्र से भू राजस्व वसूलता था। लिख लिए आप? मनसबदार क्या करता था बेटा? भू राजस्व वसूलता था। समझे आप? लिखेंगे बेटा, भू राजस्व वसूलता था। क्लियर बात? लिखेंगे इनका हस्तांतरण होता था, मनसबदारों का हस्तांतरण होता था एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, ताकि निरंकुश ना हो जाए, है ना। सर ये बना ली 2-3 और। मनसबदारों का हस्तांतरण ट्रांसफर क्या हो जाता था? याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, है ना। लिखेंगे इनका पद, कौन बताएगा? इनका पद अनुवांशिक होता था कि नहीं? इनका पद अनुवांशिक होता था कि नहीं मैडम? नहीं मैडम, यही तो है, यही आया है यूपीएससी में 7-8 बार। लिखिएगा, इनका पद वंशानुगत नहीं था। इनका पद वंशानुगत नहीं था। ऐसा नहीं कि हमारे दादा मनसबदार, पिता मनसबदार, हम मनसबदार, लड़का मनसबदार, तो ऐसा नहीं था मैडम। मनसबदारों का पद वंशानुगत नहीं था, है ना। मनसबदारों का पद वंशानुगत नहीं था। लिखेंगे मनसबदार अपने क्षेत्र में प्रशासन नहीं करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मनसबदार अपने क्षेत्र में प्रशासन नहीं करते थे। वो तो प्रशासनिक अधिकारी अकबर बना दिया था हर जगह, है ना। मनसबदार अपने क्षेत्र में प्रशासन नहीं करते थे। मनसबदार अपने क्षेत्र में प्रशासन नहीं करते थे, है ना बेटा। मनसबदार क्या अपने क्षेत्र में प्रशासन भी करते थे? ना।
इनका पद क्या वंशानुगत था? नहीं। क्या मनसबदार अपने यहाँ लगान वसूलते थे? बोले वसूलते थे। क्या इनका हस्तांतरण होता था? होता था। इतना याद रखें। मनसबदार, अच्छा अगर हम आपसे आप पूछें इक्तादार मनसबदार में कोई अंतर है? इक्तादार मनसबदार में क्या अंतर है बताएं फट से। वंशानुगत तो वो भी नहीं था, है ना। एक चीज वहां क्या करता था, जो इक्तादार था वो अपने यहाँ प्रशासन करता था। इक्तादारी व्यवस्था कौन लाया था बेटा? इल्तुतमिश। इक्तादार प्रशासन करते थे लेकिन ये प्रशासन नहीं करते। यही सबसे बड़ा अंतर है, यही याद करके जाइएगा। अगर आपसे कल के दिन कभी जाएं आप ILT ग्रेड इंटरव्यू TGT PGT में, पूछे इक्तादार मनसबदार में क्या अंतर था, बताइएगा। बहुत बड़ा अंतर था, है ना। इक्तादारों की क्या विशेषताएं थी, मनसबदारों के क्या क्या विशेषताएं थे, सब बता दीजिएगा। जात पद पूछेगा तब बताइएगा अलग, सवाल पूछेगा बताइएगा अलग, पाही जागीर पूछेगा तब अलग कॉन्सेप्ट है, वतन जागीर का अलग है, मसरूत जागीरदारी का अलग है ना। कौन लाया मनसबदारी? एक लाइन का सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार देखिएगा। इस बार आप जाएंगे परीक्षा में तो ये सवाल यहाँ से मैडम, यहाँ से आईने अकबरी से लेकर जागीरदारी तक में आपको 2 सवाल मिल जाएगा, है ना। बहुत जबरदस्त टॉपिक है। अच्छा ये जब पढ़ लेते हैं आप, है ना, कि मनसबदारी हो गया, जागीरदारी हो गया, सारे पार्ट खत्म हो जाते हैं, तो ऐसे में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, पैराग्राफ चेंज करिएगा बेटा, हटा दें इसको, अभी रिवीजन कराएंगे ना, परेशान ना होइएगा। अब यहाँ बात स्टार्ट हो रही है 1570। क्या हुआ था 1570 में बेटा? 1570 में किसका शासनकाल था? क्या लग रहा है आपको? 1570 में किसका शासनकाल था? 1570 में मुगल बादशाह कौन था? अकबर था ना। 1570 लिखेंगे क्या हुआ था 1570 में, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, लिखेंगे आप। 1570 में अरे सर 1570 में, हाँ अब बढ़िया हो गया। 1570 में लिखेंगे अकबर इबादत खाना का निर्माण करवाया था। 1570 में अकबर क्या किया था बेटा? इबादत खाना का निर्माण करवाया था। 1570 में अकबर क्या किया था बेटा? इबादत खाना का निर्माण करवाया था। इबादत खाना का निर्माण करवाया था। कहाँ बेटा? कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। कौन निर्माण करवाया था? अकबर। कब निर्माण करवाया था? 1570 में। लिखेंगे बेटा यहाँ सभी धर्मों को मानने वाले लोग, समझे बात बेटा, सभी धर्मों को मानने वाले लोग इकट्ठा होते थे। इबादत खाना सभी धर्मों के लोग यहाँ पर इकट्ठा होते थे। ये एक चर्चा स्थल था। ये एक चर्चा बेटा, आप अकबर की मानसिकता, अकबर के बारे में वो किस तरीके से सोचता था, अलग अलग संप्रदायों के बारे में, तो आप इससे बहुत कुछ बता सकते हैं ना। अकबर ने क्या बनाया था 1570 में? इबादत खाने का निर्माण। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। इबादत खाना क्या था? इबादत खाना NCERT 7 में लिखा गया, बड़ा जबरदस्त। क्या था ये? चर्चा स्थल था, जहाँ सभी धर्मों के लोग मानने वाले इकट्ठा होते थे और उनमें आपस में क्या होती थी? चर्चाएं होती थी। यानी अकबर सभी धर्मों का आदर सम्मान करता, तभी तो बुलाता था, वरना क्यों बुलाएगा, है ना। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे बेटा। अब एक चीज बहुत जबरदस्त है, लिखेंगे अकबर सुलह कुल में विश्वास रखता था। अकबर सुलह कुल में विश्वास रखता था, है ना इंपॉर्टेंट। सुलह कुल में विश्वास रखता था। सुलह कुल की नीति किसकी थी? अकबर की, है ना। इबादत खाना वाला कौन लाया था कॉन्सेप्ट इंडिया में? अकबर। इबादत खाना कहाँ था? फतेहपुर सीकरी में। कौन बनवाया था? अकबर। इबादत खाना कैसा स्थल था? चर्चा स्थल था। कौन से धर्म? इस्लाम धर्म केवल नहीं, हमने लिखा दिया बेटा, सभी धर्म का मतलब सब खत्म हो गई कहानी। अकबर तो ईसाइयों को भी बुलाया था, है ना। फादर मानसरेट को बुलवाया था, एकवा बीबा को बुलाया था, आप भी आइए फतेहपुर सीकरी, तो वो लोग भी आए थे, है ना। अकबर के दरबार में सभी धर्म के मानने वाले मतावलंबी इकट्ठा होते थे इबादत खाने में। इबादत खाने में चर्चाएं होती थी, अकबर ध्यान से सुनता था, है ना, चीज़ों को। तो ये हो गया बेटा, सुलह कुल की नीति में विश्वास रखता था। इसका अर्थ था बेटा, लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट, लिखेंगे इसका अर्थ था, सुलह कुल का अर्थ क्या था? कौन बताएगा? सर्वत्र शांति। अंडरलाइन करिएगा बेटा। सुलह कुल की नीति किसकी थी? अकबर की। अकबर सुलह कुल की नीति में विश्वास रखता था। सुलह कुल, सुलह माने समझते हैं? गांव मार झगड़ा होती, कहते सुलह कर लीजिए। सुलह कुल, हर तरफ सुलह हो, समझौता हो, शांति हो। लिखेंगे आप सर्वत्र शांति। सुलह कुल की नीति में विश्वास रखता था अकबर। सुलह कुल का अर्थ होता है सर्वत्र शांति। लिख लिए बेटा।
सुलह कुल की नीति में विश्वास रखता था कौन? अकबर। लिखेंगे बेटा, अकबर के बाद जहांगीर तथा शाहजहां भी सुलह कुल में विश्वास रखते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे आ रहा कौन नहीं करता था, पूछा पीसीएस मेंस में, है ना, उसको आप आराम से कर देंगे। ठीक है, अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां भी सुलह कुल में विश्वास रखते थे। अकबर के बाद आपने बताया जहांगीर और शाहजहां भी सुलह कुल में विश्वास रखते थे। सुलह कुल किसके नीति थी? अकबर। इबादत खाना कौन बनवाया था? अकबर। बुलंद दरवाजा कौन बनवाया था? अकबर। ये आगरा वाला किला कौन बनवाया था? अकबर बनवाया था। आगरा वाला किला भी कौन बनवाया था? अकबर। पंचमहल कौन बनवाया था? अकबर। जोधा का महल कौन बनवाया था? अकबर। बड़ी सारी चीजें हैं, इलाहाबाद वाला किला, आगरा वाला किला, लाहौर वाला किला, है ना, ये सब कौन बनवाया था? अकबर के समय। अच्छा बेटा ये देखें, सुलह कुल की नीति का अर्थ था सर्वत्र शांति की नीति। यही नीति मानता था कौन? जहांगीर। यही नीति मानता था शाहजहां। लिखें बेटा, औरंगजेब इस नीति को नहीं मानता था, अंडरलाइन कर दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, औरंगजेब इस नीति को नहीं मानता था। दिए गए विकल्पों में वो बादशाह बताएं जो सुलह कुल की नीति में विश्वास नहीं रखता था। कौन था? अगर ऑप्शन में ये रहे बेटा, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, क्या बताएंगे? औरंगजेब, है ना। तो यार ये बहुत अच्छा, बेहतरीन। मैंने कहा कि चीज़ों को जितना आसान बनाएंगे बेटा उतना आसान हो जाएगा। अकबर सुलह कुल की नीति मानता था, वही स्टार्ट किया था, बाद में जहांगीर भी मान रहा था, बाद में शाहजहां भी मान रहा था, लेकिन औरंगजेब सुलह कुल की नीति नहीं मानता था, है ना। तो ये चीज़ याद रखेंगे बेटा, पैराग्राफ चेंज करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त टॉपिक खत्म हो गया हमारा एक और, है ना। तो हम आ रहे हैं अब अगले टॉपिक में बेटा। लिखेंगे बेटा, फटाक से हेडिंग डालेंगे, महाराष्ट्र के संत। चले, जबरदस्त टॉपिक, महाराष्ट्र के संत। महाराष्ट्र के संतों के बारे में एनसीईआरटी 7 में जो बताया गया बड़ा लाजवाब है, आपके लिए हर परीक्षाओं में पर्याप्त है। छोटा सा एकदम कॉन्सेप्ट, महाराष्ट्र के संत। लिखे आप, लिखेंगे बेटा विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर ना लिखकर खाली ज्ञानेश्वर लिख लें बेटा, ज्ञानेश्वर, ठीक है, ज्ञानेश्वर लिखे। दूसरा लिखें नामदेव। ज्ञानेश्वर के बाद क्या लिखेंगे बेटा? नामदेव, नामदेव हो गया। एकनाथ, हाँ बेटा आप बता दिए मैडम, देखें लिखने से पहले बता रही हैं, है ना, शाबाश। तुकाराम महाराष्ट्र के संत हैं ये। आपसे पूछेगा एकनाथ कहाँ के संत थे? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम सब कहाँ के संत हैं? महाराष्ट्र के। लिखेंगे बेटा